हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रविंद्र कुमार। तो आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश स्पोकन का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक आपको कोई सा भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपको पूछा जाता है। अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को तो आपको इंग्लिश ग्रामर में इस तरह के अगर क्वेश्चन आपको आते हैं एग्ज़ाम में तो आपसे बनने लगेगा। और प्लस में आपको स्पोकन में भी काम आएगा। जब कभी आप अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने आ जाएगा, रिटन लिखने आ जाएगा। तो मैं टॉपिक का नाम आपको बता दूं कि आज के टॉपिक में हम लोग नारेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? नारेशन, जो कि एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और लोगों को मानना होता है कि ये टॉपिक बहुत कठिन होता है, बड़ा होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़ कठिन या कोई भी चीज़ इजी नहीं होता है। जब तक हम उस चीज़ को नहीं समझते हैं तब तक वो चीज़ हमें कठिन लगती है। जिस दिन हम उस चीज़ को समझ जाते हैं वो हमें आसान लगने लगता है। और अक्सर आपने भी ऐसा अनुभव, एक्सपीरियंस अपने लाइफ में भी किया होगा कि जब कोई चीज़ सीखते तो सीखते टाइम बहुत कठिन लगता है, लेकिन वही चीज़ जब आप सीख जाते हैं तो बहुत इजी लगने लगता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे शुरू करने में मज़ा आए। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लाइक कर दिए होंगे। और चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो आइए बिना समय को स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे देखिए हमने लिख रखा है नारेशन। अगर नारेशन को हिंदी में बोले तो क्या बोले सर? नारेशन का मतलब होता है कथन, कथन या वर्णन करना। जैसे कोई चीज़ को हम बोल करके एक्सप्लेन करते हैं तो उसी तरह से उसे हम क्या कह सकते हैं? नारेशन कह सकते हैं। अब नारेशन जो होता है वो दो टाइप के होता है। देयर आर टू टाइप्स। पहला का नाम है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा का नाम है इनडायरेक्ट स्पीच। यही दोनों अगर आप समझ जाते हैं तो आपको नारेशन के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, दोनों में अंतर है लेकिन माइनर अंतर है। सेंटेंस को देखकर जब तक आपको आइडिया नहीं पता रहेगा, उसके बारे में नहीं पता रहेगा, तब तक ऐसा लगेगा कि दोनों सेम सेंटेंस है। किसे हम डायरेक्ट स्पीच बोले सर और किसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बोले, हमें नहीं पता चलेगा। तो जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, पूरे लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, बदलने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या रूल है, क्या नियम है, सारे चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, लास्ट तक देखते हैं। तो देखिए हमने डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, एकदम आपकी भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में, आपके लैंग्वेज में हमने लिखा है, जो कि आप ध्यान से देखेंगे। इसे अगर पढ़ भी लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? यदि किसी वक्ता के बातों को, वक्ता मतलब क्या होता है सर? वक्ता का मतलब बोलने वाला को वक्ता कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हुआ? वक्ता हुआ, स्पीकर हुआ। तो यदि किसी वक्ता के बातों को उसी के शब्दों में दोहराया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखा जाता है। अब यहाँ पे दो बात आया है। पहला आया है कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं सर? तो डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं जब उसकी बातों को डायरेक्ट रूप से बोला जाता है और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखा जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे स्कूल जाना है और हमने अपने दोस्त को फ़ोन किया, कि क्या तुम स्कूल चलोगे? तो उसने मना कर दिया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा।
अब जो मेरा बगल में जो दोस्त बैठा है वो पूछ रहा है कि क्या हुआ, तो हमने बोला कि उसने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। उसने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो जो बात उन्होंने कहा उसी बात को हमने दोहरा दिया, उसी बात को हमने बोल दिया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाया। क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। लेकिन जब इसी बात को हम थोड़ा सा बदल करके अपने तरीके से बोल देते हैं तो ये क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। हालांकि दोनों में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं दिखता है। जैसे कहावत में आपने सुना होगा कि भैंस के आगे बीन बजाए तो भैंस बैठल पगुराए। तो उसी तरह से कहने का मतलब है कि जो नारेशन के बारे में नहीं जानता है, जो इसको ध्यान से नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा, तो दोनों सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगा, वो दोनों को दोनों सेम लगेगा, देखने में पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आपको रूल मालूम हो जाएगा, सारे नियम मालूम हो जाएंगे, तो दोनों में आप अंतर समझ पाएंगे, अंतर पकड़ पाएंगे। तो जैसे वो बोला मेरा दोस्त कि उसने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बातों को हम बदल करके बोल दें उसने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लगभग सुन करके आपको लग रहा हो कि दोनों तो सेम बात है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। पहले में जो बोला हमने वो ये बोला उसने कहा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और दोबारा में जो हम बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं उसने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज हमने चेंज किया, ध्यान से अगर देखेंगे तो पहला चेंज किया कि, और दूसरा मैं के जगह वह बोल दिया। तो ज्यादा का अंतर नहीं है ना। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में क्या अंतर है। लेकिन एक चीज और है जिसे आप तो पकड़ ही सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है। अब आप एक नया शब्द आ गया, इन्वर्टेड कॉमास। ये क्या होता है सर? इन्वर्टेड कॉमास क्या होता है? तो देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, उसमें यहां पे देखिए ये जो दिख रहा होगा डबल कॉमा की तरह ये, और यहां पे डबल कॉमा की तरह ये हो गया, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। तो जो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस होगा वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में होगा, वो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, और जो इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस होगा, वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा, उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहेगा। तो आई होप दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। तो डायरेक्ट स्पीच समझ गए, इनडायरेक्ट स्पीच भी आपको जस्ट उसका अपोजिट, जो कि हमने दोनों बात आपको बता दिया है। फिर भी यहां पे देखिए डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। यहां पे देखिए एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए हमने लिखा उसने कहा एक कॉमा यहां पे है, उसके बाद यहां पे डबल कॉमा है। उसने कहा मैं खाना खा रहा हूं। उसने कहा मैं खाना खा रहा हूं। जैसे हमने अपने दोस्त को फोन किया और हमने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम, तो वो बोला कि मैं खाना खा रहा हूं। और उसी चीज को मेरे दोस्त ने फिर पूछा कि क्या बोला तुम्हारा दोस्त ने, तो हमने बोला उसने कहा मैं खाना खा रहा हूं। तो जो बात उन्होंने बोला वही बात हमने अपने दोस्त को बता दिया, तो ये डायरेक्ट स्पीच में कहला गया। और ये देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा भी दिख रहा है। तो ये दो चीज आपको समझने के लिए काफी है। अब ये बनेगा कैसे सर अंग्रेजी में? तो देखिए उसने कहा यहाँ पे एक चीज छुपा हुआ है। उसने कहा मतलब किससे कहा? मुझसे कहा। उसने कहा मतलब मुझसे कहा। उसने कहा मुझसे, क्या कहा? मैं खाना खा रहा हूं। लेकिन कभी कभी यहाँ पे मुझसे, तुमसे ये चीज छुपा भी रहेगा, तो वो अंडरस्टूड है कि वहां पे मुझसे। तो उसने कहा अंग्रेजी ही, और कहना का अंग्रेजी सेड। उसने कहा, ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, भूतकाल में है, क्योंकि उसने कहा कि मैं खाना खा रहा हूं, ये कहने की काम पहले हुआ है, यानी कि ये भूतकाल में सेंटेंस है। तो इसका अंग्रेजी जो बनेगा ही सेड। से मतलब कहना होता है, ए से वाई से मतलब, लेकिन से का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेड होता है।
अब उसके बाद यहाँ भी जैसे हिंदी में एक कॉमा लगा हुआ है, यहाँ भी कॉमा लगेगा और यहाँ पे डबल कॉमा लगेगा, जिसे इन्वर्टेड कॉमास बोलते हैं। तो मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खा रहा हूँ ये टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं खाना खा रहा हूँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो बनाने का नियम भी वही रहेगा जिस तरह से हम लोगों ने टेंस में पढ़ा था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो टेंस की चर्चा जरूर होता है, क्योंकि टेंस आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। इसलिए 12 के 12 टेंस हमने पहले पढ़ा चुके हैं। अगर वो आपको कॉन्फिडेंस है, अच्छा पकड़ बन चुका है उस पर, तो आप कोई सा भी सेंटेंस बोल सकते हैं, बना सकते हैं। अंग्रेजी बोलने में भी दिक्कत नहीं होगा, ग्रामर समझने में भी दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड। यहां देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ, फुल स्टॉप जो लगेगा वो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लगेगा, याद रहे। और जो पूर्ण विराम भी जो लगेगा, सॉरी, जो आपको फुल स्टॉप जो लगेगा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगेगा, और हिंदी में जो पूर्ण विराम जिसे बोलते हैं वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लगेगा। ये चीज आपको लिखने में खास करके ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है पहले भी बता चुके हैं, फिर भी देखिए एक बार। यदि किसी वक्ता यानी बोलने वाला जो बोल रहा हो के बातों को उसी के शब्दों में ना दोहराकर मतलब एकदम डिट्टो जो बोला उस बात को डिट्टो ना बोल करके अपने से कुछ उसमें चेंज कर देना, उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। देखिए जो हमने बात बोला वही बोल रहा है। इनडायरेक्ट स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं रखा जाता है। ये बात पहले हमने बता दिया कि इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं होता है, मतलब उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा होता है। पहचानने का तरीका शायद आपको हमने बताया है, तो उससे आपको पकड़ में आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। उसने कहा कि, देखिए की आ गया और इन्वर्टेड कॉमा भी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, उसने कहा कि मैं खाना खा रहा हूं। इसी चीज को ये डायरेक्ट स्पीच में था, इसी को हमने इनडायरेक्ट में बदल दिया, तो कुछ इस तरह से बदल गया। नया चीज इसमें क्या जुटा, देखिए उसने कहा, यहां भी है उसने कहा, लेकिन यहां पे देखिए की आ गया। क्या आ गया? की आ गया। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, हिंदी में मैं ही रहेगा, लेकिन अंग्रेजी में बदलेगा। तो देखिए क्या बनेगा, ही शेड यहां भी था, यहां भी ही शेड हो गया। यहां पे इन्वर्टेड कॉमा था, इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहा, यहां पे एक नया वर्ड आ गया दैट। क्या आ गया? दैट। उसके बाद यहां पे मैं के जगह पे अंग्रेजी ना लिख करके ही लिख दिया। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गया कि जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो बहुत सारे नियम को याद रखना पड़ता, फॉलो करना पड़ता, नहीं तो आप क्या होगा, मिस्टेक कर देंगे। डायरेक्ट स्पीच को बनाना हिंदी से अंग्रेजी बहुत आसान है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच बनाना थोड़ा सा कठिन होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट स्पीच से। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हुआ सर? फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब है आई और वी। आई और वी जो होता है वो चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, और वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो अब सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ सर? तो देखिए मैं यहां पे बताता हूं। जैसे मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई होता है। तो यहां पे इनडायरेक्ट स्पीच में आई ना लिख करके ही क्यों लिखा गया? क्योंकि उसने कहा में सब्जेक्ट जो है वो यहां पे ही है। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो सब्जेक्ट में यहां पे क्या था? ही था, तो इसलिए यहां पे क्या आ गया? ही आ गया। ये एक बात तो समझ में आपको आ गया। सेकेंड पर्सन अगर रहता यहां पे, सेकेंड पर्सन का मतलब क्या सर? तो सेकेंड पर्सन यू को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू को, वाई ओ यू, जो कि सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ऑब्जेक्ट इसमें कहां पे है सर? तो उसने कहा ही शेड, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो अगर यहां पे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगा तो यहां पे टू मी छुपा हुआ है। ही सेड टू मी, उसने कहा तो किससे कहा? मुझसे ही कहा होगा ना। तो यहाँ पे टू मी जो छुपा हुआ है या लिखा रहेगा वो ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर यहाँ पे रहता तुम खाना खा रहे हो, तो यहाँ पे जो ही था
वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे मी रहता तो यहाँ पे आई हो जाता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी बात समझ में आ गया। तीसरी बात, थर्ड पर्सन भी होता है। थर्ड पर्सन कहने का मतलब क्या हुआ? ही हो गया, शी हो गया, दैट हो गया, दे हो गया, इस तरह से। वो सारे जो होते हैं वो चेंज नहीं होता है। वो सारे जो होते हैं वो चेंज नहीं होता, मतलब बदलता नहीं है। अगर ही है तो ही रह जाएगा, अगर शी है तो शी रह जाएगा, देर है तो दे रह जाएगा। वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को नहीं देखना है। ये तीन बातें तो समझ में आ गया होगा आपको कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज होता है, नहीं बदलता। ये तीन बातें तो समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक बात और है कि जो यहाँ पे ये जो है ये भी बदलता है, जो टेंस है वो भी बदलता है। जैसे कहने का मतलब है प्रेजेंट टेंस है तो वो पास्ट टेंस में बदल जाता है। अगर इज और एम है तो वाज वर में बदल जाता है। अगर कैन है तो कुड में बदल जाता है। अगर मे है तो माइट में बदल जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूं। तो ये सारी बातें सारे के सारे इसी वीडियो में तो नहीं एक्सप्लेन हो पाएगा। नरेशन का हम 2-3 पार्ट करेंगे और सारे के सारे 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो वीडियो होगा वो पार्ट 1 होगा, फिर पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा। इस तरह से अगर लगातार सारे के सारे वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको पूरा के पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद ही तो हो गया और यहाँ पे देखिए एम था तो इज आर एम हमने बोला कि वाज वर में बदल जाता है। तो ही के साथ तो वर लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा? वाज लगेगा। और ईटिंग का ईटिंग एज इट इज रहेगा और फूड का फूड एज इट इज रहेगा। क्या आपको समझ में आया? हम एज अ डेमो इस वीडियो में दे रहे हैं, बाकी डिटेल में सेकेंड पार्ट में भी देखेंगे, थर्ड पार्ट में भी देखेंगे। मुझे आपसे प्रॉमिस है कि आप 2-3 वीडियो जो हम बनाएंगे या डाले हुए हैं वो अगर देख लेते हैं आप तो बिल्कुल आपको नरेशन के बारे में कोई डाउट नहीं रहेगा। किसी भी तरह के सेंटेंस को आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखना होगा, अपने कॉपी में नोट करना होगा और उसके बाद कुछ आपको प्रैक्टिस करना होगा, जो कि हम वीडियो के लास्ट में पूछते हैं। अगर वो आपको प्रैक्टिस करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपको नरेशन के बारे में पूरा नॉलेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ही वॉज ईटिंग फूड हो गया। देखिए और भी एग्जाम्पल हमने लिया है। मोहन कहता है मैं बाजार जाऊंगा। मोहन कहता है मैं बाजार जाऊंगा। तो यहाँ पे सेंटेंस को देख करके क्या आपको पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है? यदि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुका है, तो आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके आप रिप्लाई कीजिए, जवाब दीजिए कि ये जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट स्पीच में है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं बताता हूँ। देखिए, मोहन कहता है मैं बाजार जाऊंगा और यहाँ पे 2 चीज़ दिख रहा है। पहला नंबर में तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा है अभी और की नहीं दिख रहा, तो हम समझ गए कि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो मोहन कहता है मैं बाजार जाऊंगा, देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या बनेगा सर? मोहन कहता है। मोहन कहता है ये कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान बनाने का नियम सब कुछ हम लोगों ने पढ़ चुका है, तो आपको शायद इशारा काफी है समझाने के लिए। तो मोहन कहता है, मोहन सेज, से में एस लग गया। क्यों लग गया? हम लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्रिया में एस या ईएस लगता है जब हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस बनाते हैं तब। तो इसीलिए यहाँ पे मोहन सेज हो गया। मोहन सेड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मोहन कहता है, मोहन कहता ये प्रेजेंट में वाक्य है, इसीलिए सेड नहीं लगा यहाँ पे। उसके बाद जैसे हिंदी में कॉमा लगा था, यहाँ भी कॉमा लगा था, लगा दिया। मैं बाजार जाऊंगा, ये बाजार जाऊंगा कौन सा सेंटेंस है, किस टेंस का है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको शायद याद होगा। तो क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा, मैं का अंग्रेजी आई और आई के साथ क्या लगता है? शैल, विल भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आई शैल गो टू मार्केट, यहाँ देखिए फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए,
मैंने उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है। मैंने उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है। तो जो हमने उससे पूछा था वही हम सामने वाला को डिट्टो वही बता रहे हैं। तो ये भी सेंटेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच में ही है। तो क्या बनेगा, मैंने उससे पूछा। पूछना को अंग्रेजी में आस्क बोलते हैं, लेकिन ये पूछा सेंटेंस जो देखने के बाद पता चल रहा है वो सिंपल प्रेजेंट पास्ट में है, यानी भूतकाल में काम हुआ है पूछने का। तो आई आस्क्ड, आस्क में ईडी लग गया। आस्क्ड किससे, उससे, तो हिम। आई आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तुम्हारा क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एक नया चीज आपको जो बताने वाला है वो ये है कि जब इस तरह के सेंटेंस रहता है तो उसमें से ये जो फर्स्ट वाला होता है इसे नारेशन के भाषा में, नारेशन के टॉपिक में जब पढ़ते हैं तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। आपको याद रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। याद रहे ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और उसके बाद ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है, अंदर कहने का मतलब ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये सेंटेंस, इसे हम नारेशन में रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जो बताएंगे वो हम ये भी बताएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। हालांकि आपको पहचानने के लिए मैंने बता दिया है कि ये जो वाक्य है वो रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो वाक्य दिख रहा है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसके भी कुछ नियम है, कुछ कानून है, तो आपको ये जानना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि जो भी वीडियो में हमने बताया है वो पूरा के पूरा डाउट क्लियर होगा। बाकी के अभी और भी बहुत कुछ बचा हुआ है जो कि आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और जो भी आपको क्लोज फ्रेंड है उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके, वो भी वीडियो देख सके। और मैं कुछ हिंदी में वाक्य पूछता हूँ, ये डायरेक्ट स्पीच में रहेगा, आपको कन्वर्ट करके बताना है अंग्रेजी में, मुझे पता चल सके, लोगों को पता चल सके कि आपको कन्वर्ट करने आ रहा है या नहीं, अंग्रेजी बनाने आ रहा है या नहीं। तो जैसे मैं बोलता हूँ, उसने कहा मैं बाज़ार जाऊँगा। उसने कहा मैं बाज़ार जाऊँगा। उसने मुझसे कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। उसने मुझसे कहा मैं बाजार जाऊंगा। उसने मुझसे कहा हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो हमने 4 से 5 हिंदी में वाक्य पूछे हैं और ये सभी के सभी डायरेक्ट स्पीच में हमने पूछा है, इनडायरेक्ट में अभी नहीं पूछा, इसलिए क्योंकि अभी पूरा के पूरा डॉट आपका क्लियर नहीं हुआ होगा। तो इसलिए आपको जितना हमने बताया है उतना ही आपसे पूछा है। यदि आपको बनाने आ गया हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार है। तो जितना जल्दी हो सके कमेंट कीजिए और मैं आपका कमेंट को देखने के लिए इंतज़ार कर रहा हूं, मैं आपका कमेंट का जवाब दूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि नरेशन का सेकेंड पार्ट रहेगा। इसके बाद वाला जो रहेगा वो भी देखना आपको ज़रूरी है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।